दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। 7 महिला पहलवानों को मिली पुलिस सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दी गई सिक्योरिटी। ये आपको बता दें कि कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 7 महिला शिकायतकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करा दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की है। WFI चीफ के खिलाफ FIR दर्ज होने के 2 दिन के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। अगली बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी पहलवानों के धरने पर योगेश्वर दत्त ने उठाए सवाल। बोले 3 महीने पहले क्यों नहीं आए, घर पर बैठने से कुछ नहीं होता। ये आपको बता दें कि WFI के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच अब पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त भी सामने आ गए हैं। वो जांच करने वाली भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की 7 सदस्यीय समिति के सदस्य भी हैं। पूर्व भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा कि ये कदम 3 महीने पहले उठाना चाहिए था। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होता। अब क्योंकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इसीलिए पहलवानों को अब अपने अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के बीच पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त ने ANI से कहा कि पहलवानों को यह कदम 3 महीने पहले उठाना चाहिए था। FIR दर्ज कर ली गई है। अब पहलवानों को अपने अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होता। योगेश्वर दत्त ने यह भी कहा कि जो कमेटी बनाई गई है उसका काम दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपना है। दंड देने का अधिकार ना तो समिति को है और ना ही देश के प्रधानमंत्री को है। सजा देने का अधिकार केवल न्यायालय के पास है। अगली बड़ी खबर, विनेश फोगाट और बबीता फोगाट में ट्विटर पर हो गई बड़ी बहस। कहा हाथ जोड़कर विनती है हमारे आंदोलन को कमजोर ना करें। ये आपको बता दें कि महिला पहलवाना विनेश फोगाट और उनकी चचेरी बहना बबीता फोगाट के बीच में पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर ट्विटर पर जुबानी जंग देखने को मिली। विनेश फोगाट ने बबीता फोगाट से भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन को कमजोर नहीं करने को कहा है। विनेश फोगाट ने ट्वीट किया कि अगर पीड़ित महिला पहलवानों के हक में आप खड़ी नहीं हो सकती हैं तो बबीता बहन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे आंदोलन को कमजोर ना करें। सालों साल लगे हैं महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में। आप भी महिला हैं और हमारा दर्द समझने की कोशिश करें। इससे पहले बबीता फोगाट ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रदर्शनकारी पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पहुंचने के बारे में ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपने निजी सचिव संदीप सिंह को लेकर जंतर मंतर पर महिला पहलवानों को न्याय दिलाने पहुंची हैं, लेकिन इस व्यक्ति पर खुद महिलाओं से छेड़छाड़ और एक दलित महिला को 2 कौड़ी की औरत कहने जैसे तमाम आरोप लगे हैं। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के आरोपों पर ब्रजभूषण सिंह का बड़ा ऐलान। बोले प्रधानमंत्री कहें तो तुरंत दे दूंगा इस्तीफा। ये आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ रेसलर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर हफ्ते भर से धरने पर बैठे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की मांग है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर बीजेपी सांसद ने ABP न्यूज के साथ में खास बातचीत की और अपनी बात रखी। ABP न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है हम उसका स्वागत करते हैं। हम अपने आप में जानते हैं कि हम निर्दोष हैं और हर जांच में सहयोग करेंगे। इस्तीफा देने की बात पर WFI के चीफ ने कहा कि इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इन लोगों ने मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इसका अपराधी बनकर कैसे रह लेता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कभी इस्तीफा मांगा ही नहीं, इनके बयान लगातार बदलते रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे बड़ी साजिश बताते हुए कहा कि इसके पीछे कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ एक बड़ा उद्योगपति भी शामिल है। वो आगे कहते हैं कि अगर मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों का कोई भी सबूत है तो दिखा दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। उनसे जब पूछा गया कि अगर प्रधानमंत्री कह दें तो क्या आप इस्तीफा दे देंगे, इसके जवाब में वो कहते हैं कि तुरंत इस्तीफा दे देंगे। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पार्टी में अमित शाह, JP नड्डा में से कोई भी कहेगा तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक अदालत गुनहगार नहीं बताएगी तब तक गुनहगार नहीं हूं। कानून का जो भी फैसला आएगा वो स्वीकार है। मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है और ना ही कभी करूंगा। हमारे यश को मारने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से किसी भी पार्टी ने मेरे खिलाफ बयान नहीं दिया है, यहां तक कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो मुझे स्वीकार होगा। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में जमकर गरजे PM मोदी। बोले महादेव के गले का आभूषण है सांप, मेरे लिए जनता ही शिव है। ये आपको बता दें कि कर्नाटक का चुनावी रण करीब आता जा रहा है। 10 मई को 224 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और 13 मई को नतीजों का ऐलान होगा। तमाम विपक्षी पार्टियों ने कमर कस ली है और वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। रविवार को PM नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के अपने दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। कोलार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को स्क्रैप
डेवलप इंजन बताते हुए कहा कि वो विकास नहीं कर सकती, तेजी से विकास सिर्फ बीजेपी की डबल इंजन सरकार कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा हूं, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित और उत्तेजित कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और मुझे धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय वे सांप और उसके जहर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इसके बारे में दुखी नहीं हूं, सांप भगवान शिव की गर्दन पर आभूषण की तरह रहता है, मैंने इस देश के लोगों में भगवान शिव को पाया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपकी गर्दन पर सांप के रूप में रहकर खुश हूं, आप मेरे लिए शिव की तरह हैं। इसके बारे में बात करने वाले नेताओं को दूर रखने के लिए कृपया मुझे 10 मई को आशीर्वाद दें। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमों की शुरुआत नहीं की, क्योंकि पार्टी की हर योजना में भ्रष्टाचार था। उन्होंने बिना नाम लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि शाही परिवार ने हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी की, जिन्हें जेल में रहने की जरूरत है, वे जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद हमने भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जब्त किए हैं, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। बीजेपी सरकार ने देश में 10 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बनवाए हैं। उन्होंने कहा कि यह आपके वोट से संभव हुआ है। उन्होंने एक बार फिर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की जनता से अपील की है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोली मेरे परिवार को दी गई गालियों की लिस्ट बनाई जाए तो छापनी पड़ेंगी किताबें। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गालियों के संबंध में टिप्पणी पर रविवार को कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरीके की बातों को झेलने का साहस दिखाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को अपने भाई राहुल गांधी से सीख लेने की भी सलाह दी, जो देश की खातिर गोली खाने को तैयार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब तक पार्टी और उसके नेताओं ने उन्हें 91 बार तरह तरह की गालियां दी हैं। यहां बागलकोट जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री के इसी बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कम से कम वे एक चीज में फिट बैठ रहे हैं, अगर आप उनके द्वारा मेरे परिवार को दी गई गालियों को देखेंगे और अगर उसकी सूची तैयार करना शुरू कर देंगे तो फिर एक के बाद एक कई किताबें छापनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 से 3 दिनों से जो कुछ भी मैं देख रही हूं वो अजीब है। मैं कई प्रधानमंत्रियों को देख चुकी हूं, इंदिरा जी उन्होंने इस देश के लिए गोलियां खाई हैं, राजीव गांधी जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, मैंने पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को इस देश के लिए कड़ी मेहनत करते देखा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लेकिन मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आपके सामने आते हैं और रोते हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं, वो आपका दुख सुनने के बजाय यहां पर आकर अपने बारे में बताते हैं। मोदी पर कटाक्ष करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किसी ने लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं बल्कि उन लोगों के बारे में एक सूची बनाई है जिन्होंने प्रधानमंत्री को कई बार गालियां दी हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि हिम्मत रखिए मोदी जी, मेरे भाई राहुल गांधी से सीखिए। मेरा भाई कहता है कि वो इस देश के लिए गाली ही नहीं बल्कि गोली खाने को भी तैयार है। मेरा भाई कहता है कि वो सच के लिए खड़ा रहेगा, चाहे गाली दो, गोली मारो या फिर चाकू मारो। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी डरिए मत, ये सार्वजनिक जीवन है और ऐसी बातें झेलनी पड़ती हैं, साहस दिखाने और आगे बढ़ने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, रामपुर में अचानक भीड़ पर ही भड़क गए आजम खान, बोले भेड़ों की तरह कब तक जियोगे। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। रामपुर में 80 फीट का चाकू लगाए जाने पर कहा कि रामपुर की पहचान चाकू से थी, इस बदनामी की काले को उन्होंने 40 साल की मेहनत से मिटाया था, अब फिर से बहुत बड़ा चाकू देकर कलम छीन ली गई है। जनसभा में बोलते समय आजम खान अचानक भीड़ पर ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि रामपुर वालों को कलम थमाना ही गवारा नहीं हुआ और उन्हें और उनके परिवार को जेल में डालकर इतने जुल्म किए गए। उन्होंने कहा कि उनके बेटे अब्दुल्ला को काल कोठरी में बंद रखा गया और कहा कि आवाम को तय करना है कि वे चाकू देने वालों का साथ देंगे या फिर कलम देने वालों का दामन थामना चाहेंगे। जनसभा के दौरान आजम खान भीड़ पर ही भड़क गए और कहा कि भेड़ों की तरह आखिर कब तक जियोगे। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद ने रची थी खुद पर हमले की साजिश, किसने किया डबल क्रॉस, हो गया भंडाफोड़। ये आपको बता दें कि पूर्वांचल के माफिया डॉन रहे अतीक अहमद की हत्या पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मर्डर केस की जांच कर रही पुलिस ने दावा किया है कि अतीक अहमद ने खुद ही पुलिस हिरासत में अपने ऊपर हमला कराने की साजिश रची थी। ये हमला कराने के पीछे अतीक अहमद का मकसद खुद की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कराना था। अतीक अहमद ये सोचता था कि अगर उस पर नकली हमला होता है तो पुलिस उसकी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा देगी। ये
भी दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद ने यह हमला कराने का जिम्मा गुड्डू मुस्लिम को ही दिया था, लेकिन शायद बीच में कोई डबल क्रॉस कर दिया गया या फिर अतीक अहमद की सुपारी ही दे दी गई, जिसके बाद अतीक अहमद के हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने दावा किया है कि अतीक अहमद पर हमला साबरमती से लाए जाने के वक्त बीच रास्ते में या प्रयागराज में कहीं पर होना था। यह भी प्लान था कि अतीक अहमद को हमले में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। साजिश के मुताबिक पास से गोलियां चलानी थी और बम भी दागे जाने थे, लेकिन बीच में कहां पर गड़बड़ हो गई इसका पता लगाया जा रहा है। जान लें कि अपने ऊपर हमला कराने की साजिश अतीक अहमद पहले भी कर चुका था। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में जमकर गरजे जेपी नड्डा, बोले कांग्रेस सत्ता में आती है तो बढ़ जाते हैं दंगे। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनावी समर अपने चरम पर है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री और भाजपा के स्टार नेता भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पिछले कई दिनों से कर्नाटक में डेरा जमाए हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने रविवार को कहा कि वो कर्नाटक के लोगों में बहुत उत्साह देख रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आती है तो दंगे बढ़ जाते हैं। इसी क्रम में उन्होंने भरोसा जताया कि लोग डबल इंजन वाली सरकार बनाने के लिए ही वोट करेंगे और भाजपा को फिर से राज्य की सत्ता में वापस लाएंगे। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि भाजपा कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।